नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मुद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया, जनता से सीधा संवाद किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं चिन्याली सौड़ का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनता से संवाद कर रहे हैं। और में आ रखे हैं तो उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ तहे दिल से। मैं महाराणा क्लस्टर से सुनीता ग्रुप प्रमोटर के पद पर हूँ और हमारे महाराणा क्लस्टर में जो महिलाएं लोकल उत्पाद बनाती है और गांव से इकट्ठा भी करती है, तो उसके लिए मुझे हमारे यात्रा रोड पर हमें दुकान की जरूरत है, जो जिसके लिए कि हमने आपसे यह निवेदन किया है सर कि हमें ये दिलाने की कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये जितनी भी हमारी जो बहनें हमारी जो स्थानीय उत्पाद बनाती हैं समूह के माध्यम से या अन्य माध्यम से, उन सभी को आज एक अच्छा बिक्री के लिए कोई जगह मिले, अच्छा स्थान मिले, स्टॉल लगाने के लिए स्थान मिले। और आप जिलाधिकारी इसको सुनिश्चित करवाइए कि हमारी बहनों को जो है यात्रा मार्ग पर भी उनको स्टॉल की व्यवस्था हो। जो भी उत्पाद वो बनाते हैं उन उत्पादों को विपणन का अवसर मिलना चाहिए। और आज हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उसकी पहचान बढ़ती जा रही है, उसकी मांग भी बढ़ रही है लगातार। अभी यहाँ पर सॉल बगोरी वाले मुझे सॉल दिया था उन्होंने अभी, तो ये बगोरी के सॉल की कीमत वो मांग जो है जगह जगह बढ़ रही है। जगह जगह हम लोग जो सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी सरकारी कार्यक्रमों में हमने ये किया है कि जो आप लोगों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उन्हीं उत्पादों को भेंट किया जाए। यात्रा मार्ग तो हमारा प्रमुख मार्ग है और आप लोगों के लिए तो यात्रा है, तो होगा। ठीक है, धन्यवाद। है जिसमें उनकी आजीविका में अभी भी कहीं ना कहीं कमी हो रही है, अतः अन्य विभागों के माध्यम से एसएचजी को रोजगार प्रदान करना है। गणिता दिगेला, धन्यवाद। अपने साथ साथ सभी हमारी बहनों की बात उठाई है और इस पर हम लोग अवश्य कार्रवाई करेंगे। बताइए, मैं माँ रेणुका सीएलएफ से हूँ और मैं एक एसएचजी में हूँ सर। तो सर हमारे यहाँ पे माँ रेणुका सीएलएफ में सर बहुत ज्यादा मशरूम का उत्पादन हो रहा है सर। बट सर मशरूम का उत्पादन हो रहा है पर उसमें सर हमें स्पॉन नहीं मिल पाता है सर। सर एक दो प्रकार के मशरूम होते हैं सर हमारे यहाँ पे, एक घिंगरी एक बटन सर। तो सर महिलाओं के लिए जो सबसे इजीली रोजगार है सर वो है मशरूम उत्पादन। तो सर उसमें जैसे बटन की है सर, तो बटन की कंपोस्ट हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। और सर दूसरा मीन 15-20 दिन डिले होता है सर, तो इसमें हमारा उत्पादन में भी काफी देरी होती है सर। थैंक यू सर। ठीक है अंजू जी, ये इस पर इसका एक प्रपोजल बनाइए यहाँ के लिए। जब यहाँ इतना काम हो रहा है जय भारत जी और आप लोग जो है, तो चिन्याली सौड़ ब्लॉक के लिए उसमें आपकी तरफ से एक प्रपोजल आ जाएगा, तो उस पर जो है हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। पंचौरा में कि हमारे गांव में जो टीएडीसी से द्वारा निर्मित जो है एक सामुदायिक भवन जो है, जिसका जो है आपके द्वारा जो है मैंने आपके पास लाया था, उसको जो बनाया है 90% कार्य जो है सर पूरा हो चुका है। मगर जो आई आपदा में 5 अगस्त को जो आया आपदा में, उसके ऊपर सारा मलबा आने से वो पूरा काम जो है बाधित हो गया। क्या मलबा हटाना है कि क्या करना है? सिर्फ सर वहां पर क्या हो गया, मलबा भी हटाना है सर, और पीछे जो लोगों की जो जमीन है ऊपर से ऐसे ढलानदार खेत वो नीचे आ रहे हैं। जी सर, ठीक है, दोनों काम करवा देंगे। ठीक सर, ठीक। और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार अब शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में दक्ष बनाने की तैयारी कर रही है। विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके लिए एक विशेष सीपीटी यानी कि सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम विकसित किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को उन्नत डिजिटल तकनीकों से लैस करना है, ताकि कक्षा शिक्षण को एआई आधारित नवाचारों से जोड़ा जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि एआई के उपयोग से छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार लाया जाए। ये पूरा कार्यक्रम राष्ट्रीय मॉडल पर आधारित होगा, जिससे
इसके व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। राज्य के करीब 13,825 सरकारी स्कूलों में इस कार्यक्रम को लागू करने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि ये पहल उत्तराखंड की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देगी और विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीक के अनुरूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो देश में इसमें ज्वलंत हमारा जो इसमें मुद्दा है वो एआई का है और इसमें भी विद्यालय शिक्षा विभाग भी उसमें पूरे एक नियमों के अंतर्गत उसमें काम कर रहा है। अब पिछले वर्ष हमने 761 जो हमारे एलटी लेक्चर हमारे हैं उनको हमने आईआईटी दिल्ली में हमने उसकी ट्रेनिंग उसकी परीक्षा सामने करा दिया है और इधर जो हमारा विद्या समीक्षा केंद्र है उसको भी हम एआई इनेबल्ड करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा विद्या समीक्षा केंद्र है वो राज्यों के विद्यालय समीक्षा केंद्र के साथ मिलने लगे। अभी हैदराबाद में एक नई कार्यशाला भी है तो उस कार्यशाला में कुछ दिशा मिलेगा, उसके आधार पर हम पूरा कार्य कर रहे हैं और एआई की ट्रेनिंग हम सारे शिक्षकों को देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए शिक्षा ही नहीं है तो हर जगह महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम लोग पूरा प्रयास में हैं कि पहले प्रथम दृष्टया अधिकारियों को और कर्मचारियों को और शिक्षकों को पहले इसकी ट्रेनिंग दी जाए, तो उसके बाद फिर हम कोडिंग डिकोडिंग की बातचीत हम बाद में इसके थ्रू हम करेंगे। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के निदेशक प्रतीक जैन ने बताया है कि आईआरसीटीसी के माध्यम से शुरू की गई हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग व्यवस्था एक पारदर्शी और बेहद सुरक्षित प्रणाली साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस डिजिटल पहल का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि अब श्रद्धालु दुनिया के किसी भी कोने से घर बैठे आसानी से अपनी टिकट बुक करा पा रहे हैं। इससे यात्रियों को घंटों लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। साथ ही फर्जी एजेंटों के मकड़ जाल पर भी प्रभावी अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य चारधाम और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा को पूरी तरह सुगम बनाना है। ऑनलाइन प्रणाली से न केवल पारदर्शिता आई है बल्कि यात्रियों का भरोसा भी बढ़ा है। उन्होंने यात्रियों से अधिकृत पोर्टल के माध्यम से ही टिकट बुक करने और किसी भी प्रकार की अफवाह या फिर अनाधिकृत एजेंटों से सावधान रहने की अपील की है। 3-4 साल पहले जो हेली सेवा की टिकटिंग है वो जीएमवीएन के माध्यम से होती थी, लेकिन उसके बाद यूकाडा से ही निर्णय लिया गया और बेहतर फैसिलिटीज के लिए भी आईआरसीटीसी को कंप्लीटली टिकटिंग की सर्विसेज दे दी, जो मुझे भी लगता है कि एक बेटर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आईआरसीटीसी अक्रॉस द कंट्री सभी लोग आईआरसीटीसी का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ट्रेन टिकट्स बुक करने के लिए भी, फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए भी। तो क्योंकि सभी लोग ऑलरेडी आईआरसीटीसी पे ऑनबोर्डेड हैं, तो मैंने स्वयं भी देखा है कि आईआरसीटीसी के माध्यम से हेली टिकट बुक करना भी सब लोगों के लिए थोड़ा आसान रहता है। तो अभी भी इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा और यूकाडा जिस तरह से आईआरसीटीसी के माध्यम से हेली टिकट बुक करवाते हैं, मुझे लगता है वैसे ही करना अभी भी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्राइवेट कंपनियों के संचालन की अनुमति दिए जाने के बाद प्रीपेड टैक्सी सेवा से जुड़े स्थानीय ड्राइवरों और वाहन मालिकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रीपेड टैक्सी यूनियन का आरोप है कि एयरपोर्ट प्रशासन के इस निर्णय से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शासन प्रशासन ने मल्टीनेशनल कंपनियों के टैक्सी संचालक पर रोक लगा रखी है तो वे एयरपोर्ट पर अपनी सेवाएं बंद कर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट टैक्सी मालिक ड्राइवर यूनियन के प्रधान संजय सिंधवाल ने बताया कि वर्तमान में एयरपोर्ट पर लगभग 500 गाड़ियां संचालित हो रही हैं। 1000 से अधिक लोग इससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से स्थानीय युवाओं और परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो सेवाएं बंद कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। और उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ के निर्देश के बाद ऋषिकेश कोतवाली पुलिस बाहरी लोगों का सत्यापन करने के लिए अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आज तड़के एसएसआई भारत सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस की 2 टीम मायाकुंड के बंगाली बस्ती और आईटीपीएल के मीरानगर पहुंची। यहां पुलिस को सुबह सुबह दरवाजे पर देख लोगों के माथे ठनके, लेकिन पुलिस ने जब अपने आने का मकसद बताया तो लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने एक के बाद एक घरों के दरवाजे खटखटाए और मकान मालिकों से किराएदारों के बारे में सत्यापन की पूरी जानकारी ली। किराएदार
कहां से आए हैं, क्या करते हैं, कितने समय से रह रहे हैं और अभी तक उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या फिर नहीं, ये सारी जानकारी जुटाकर पुलिस ने रजिस्टर में एंट्री की। इस दौरान 6 किराएदार बिना पुलिस सत्यापन के रहते हुए पकड़े गए हैं। ऐसे में मकान मालिकों पर पुलिस ने चालान काट 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया है कि बिना सत्यापन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भविष्य में भी की जाती रहेगी। यह सत्यापन अभियान पूरे शहर में समय समय पर चलाया जाएगा। पुलिस ने मकान मालिकों से सत्यापन के बाद किराएदार रखने और दुकानदारों से सत्यापन के बाद कर्मचारी रखने की अपील की है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले, अवैध निर्माण पर लगातार एमडीडीए की कार्रवाई जारी है। इस बीच आपको बताते चले कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी की कार्रवाई लगातार जारी है। संयुक्त सचिव के निर्देशों पर तपोवन में 3 बड़े अवैध निर्माणों को सील किया। विक्की, वैदिक और श्याम के अवैध निर्माणों पर की गई सीलिंग की कार्रवाई। सहायक अभियंता पंकज पाठक के नेतृत्व में अवर अभियंता राहुल चमोली ने पुलिस बल की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। अवैध निर्माण नहीं जाएंगे बख्शे, सहायक अभियंता पंकज पाठक का बड़ा बयान। प्राधिकरण के नियमों को तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माणों के खिलाफ प्राधिकरण का अभियान लगातार रहेगा जारी। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने नशे के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस बीच जिनके कब्जे से पुलिस ने 31 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान सर्वेश पवार ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक सूर्यभूषण नेगी की टीम ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान 2 युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए दिखाई दिए, जिन्हें चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया गया तो वे भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने युवकों का पीछा किया और घेराबंदी कर रोक लिया। तलाशी लेने के पर युवकों के कब्जे से स्मैक बरामद हुए हैं। पूछताछ करने पर तस्करों की पहचान साबिर अली और शराफत अली निवासी श्रीनगर गढ़वाल के रूप में हुई है। पूछताछ में तस्करों ने बताया है कि वह स्मैक रामपुर बस अड्डा से शकील नाम के युवक से खरीद कर लाए हैं। पुलिस ने मामले में शकील को भी आरोपी बना लिया है और उसकी पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। आरोपियों ने क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को महंगे दाम पर स्मैक बेचकर मोटी रकम कमाने का जुर्म कबूल किया है। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। और बागेश्वर में कोतवाली पुलिस ने 1 किलो 400 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां तस्करी के प्रयुक्त में 2 वाहनों को भी सीज कर लिया गया है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी जितेंद्र मेहरा ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर कर्नल रोड में चेकिंग अभियान के दौरान एक ऑल्टो कार और एक बाइक को रोककर तलाशी भी ली गई है। तलाशी के दौरान महेश मेहता और नरेंद्र कोरंगा के कब्जे से 1.400 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने तस्करों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। बागेश्वर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसमें 1400 ग्राम चरस पकड़ी गई है। उन 2 अभियुक्त के नाम नरेंद्र सिंह कोरंगा है और महेश सिंह मेहता है। दोनों ही कपकोट के रहने वाले हैं। इस संबंध में कोतवाली बागेश्वर में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और आगे की वैधानिक आवश्यक कार्यवाही वो की जा रही है। इनका पुराना इतिहास भी रहा है सर? अभी तक ऐसा नहीं है, बाकी पूरी जानकारी की जा रही है और बाकी जगह से भी हम पता कर रहे हैं। अगर जैसे ही कुछ सामने आता है हम आपको और बताएंगे। और आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं का द्वार कहा जाने वाला हल्द्वानी शहर इन दिनों बदहाली के आंसू रो रहा है। पिछले 2 वर्षों से शहर के विभिन्न हिस्सों में चल रहे सीवरेज लाइन, ड्रेनेज और सड़क निर्माण कार्यों ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। विकास की धीमी रफ्तार अब जनता के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक का हाल बुरा है। निर्माण कार्य के नाम पर खोदी गई सड़कें महीनों तक सुधारी नहीं जा रही है, जिससे 2 पहिया वाहन चालक आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। सीवरेज डालने के दौरान नालियों को जिस हाल में छोड़ा गया है, उसने जल निकासी के तंत्र को ध्वस्त कर दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन और कार्यदायी संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी है। एक विभाग सड़क बनाता है, दूसरा विभाग पाइपलाइन डालने के लिए उसे फिर से खोद देता है। 2 साल बीत जाने के बाद भी काम का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। द्वारा शहर हल्द्वानी में पेयजल, सीवरेज और रोड वाइडनिंग काम किए जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में बारंबार ये शिकायतें मिल रही हैं कि काम की रफ्तार सुस्त है, धीमी है, या जो सड़कें पाइपलाइंस डालने के लिए खोल दी गई थी उनको समय से नहीं किया जा रहा है। तो ये परियोजना प्रबंधक एडीबी को कहा गया है कि इसे टाइमलाइन में पूरा करें
और शीघ्र ही हम विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक आहूत करने जा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीडीए की सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश के आदर्श नगर क्षेत्र में सिद्धार्थ सिंघल के अवैध बहुमंजिला निर्माण को सील किया गया। एसडीएम योगेश मेहरा के आदेश पर हुई सीलिंग की कार्रवाई सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता पूनम सकलानी और सुपरवाइजर ने पुलिस बल की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। प्राधिकार क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में कार्रवाई स्वीकार्य नहीं। बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं। शहरों का सुनियोजित विकास और सुरक्षित आधारभूत ढांचा सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता। अवैध निर्माण से भविष्य में जन सुरक्षा के लिए बन सकता है खतरा। अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी। और आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जंगल में लगी आग की तरह फैल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूर शिवपुरी में रॉकेट बंजी के दौरान गर्दन की हड्डी टूटने से एक युवती की जान चली गई है। जब इस वीडियो ने पर्यटकों के बीच खौफ पैदा करना शुरू किया तो प्रशासन को सामने आना पड़ा। टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि शिवपुरी या ऋषिकेश के आसपास किसी भी एडवेंचर जोन में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। मजे की बात यह है कि इस वीडियो को कुछ लोग राजस्थान के माउंट आबू का बताकर भी वायरल कर रहे हैं। पुलिस अब इस वीडियो के असली स्रोत की तलाश कर रही है ताकि अफवाह फैलाने वालों पर नकेल कसी जा सके। ये पहली बार नहीं है जब ऐसी वीडियो को स्थानीय नाम देकर सनसनी फैलाई गई है। पहले भी इस प्रकार की वीडियो सनसनी फैलाने के उद्देश्य से वायरल की जा चुकी है। पुलिस के मुताबिक इस तरह की अफवाहों का सीधा असर उत्तराखंड के पर्यटन पर पड़ता है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया की सनसनी से बचें और देवभूमि की वादियों का आनंद बिना किसी डर के लें। इसके अलावा किसी भी डरावनी खबर पर यकीन करने से पहले पुलिस या फिर जिला प्रशासन के सोशल मीडिया हैंडल को चेक करें। और आगे बढ़ेंगे, मसूरी देहरादून मार्ग पर एक बोलेरो टैक्सी द्वारा देहरादून से मसूरी जा रहे बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर एक की हालत गंभीर बनी हुई है और दूसरे के पैर में गहरी चोट आई है। वहीं इस वाहन ने कोलूखेत वन विभाग की चौकी के समीप खड़ी एक मोटरसाइकिल को भी टक्कर मार दी है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया है कि वाहन चालक नशे में था और तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। वाहन पर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी रिलायंस कंपनी लिखा हुआ था। कोलूखेत वन विभाग चौकी पर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि वाहन मसूरी की ओर से बहुत तेज गति से आया और उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। इधर एकदम कोने पे सही है। अरे तो ऊपर को और वहाँ पे ऊपर जाके ये गाड़ी आई बहुत तेजी में। कहाँ पे? ये थोड़ा से क्या वाटरफॉल है, उससे थोड़ा सा आगे बस 1-2 मोड़ मुड़ के वहाँ पे गाड़ी आती है, बहुत तेजी में आती है, मोड़ काटती है, पूरा रॉन्ग साइड आती है। 80 की स्पीड होगी, 80 या 70, और रॉन्ग साइड से पूरा उड़ा देती है। जो हमारे साथ के भाई थे ना, उन्हें एकदम उड़ाती है और रुकी नहीं, एकदम भाग जाती है वहाँ से। एकदम से हम पीछा करने रहे थे तो भाग गई गाड़ी। रात ऐसा हुआ कि मैं प्रॉपर अपनी ड्यूटी में था, वहाँ से ये गाड़ी आती है, गाड़ी बहुत स्पीड में थी और उसके बाद अचानक से इतनी फास्ट गाड़ी आई कि यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी होती है जैसे हमेशा खड़ी होती है। मेरी गाड़ी को मारते हुए बहुत स्पीड से ये सीधा पत्थर के ऊपर लगा दिया गाड़ी। अब जैसे हमने देखा तो गाड़ी स्पीड में था, मेरी गाड़ी वहाँ पे लगे हुए थे, आप देख ही सकते हैं। जो ड्राइवर कंडक्टर को देखने से तो यही लगा कि वो पिए हुए था। पुलिस द्वारा तो सर आप पता कर सकते हैं, वो सिपाही होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।